तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स जैसे कि आपको पता है कि वो सिंगल बॉन्डेड, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसको हम एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर N जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना। इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मीथेन इज CH4, C2H6, देन C3H8, CH4 इज मीथेन, ठीक है। तो एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट मीन्स ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहता है। ओनली CC एंड CH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर मैं आपको एक एल्केन बना के भी बता देती हूँ। मीथेन पहला मेंबर है जो ये ओनली सी यहाँ मीथेन इज फर्स्ट मेंबर, उसमें सिंगल कार्बन होता है। आप देख रहे हो सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन है। और सेकंड मेंबर है इथेन, C2H6। ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके। तो दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि इनमें डाइपोल्स सेपरेट नहीं होते। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो दे के नॉट, मतलब वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कोई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पोल सेपरेट नहीं होते, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट नहीं होते। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो सो दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, therefore they are not relatively non-reactive than the polar molecule. polar molecule ज्यादा reactive होते हैं। तो मेनली जो हाइड्रोकार्बन्स को रिएक्शन इन्वॉल्व करती हैं वो होती कंबशन कंबशन रिएक्शंस जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होती हैं। आइए हम उसको ही डिस्कस करते हैं। पहला है रिएक्शन कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब बर्निंग, बर्निंग ऑफ, बर्निंग इन साइंटिफिक टर्म इट इज टर्म्ड एज कंबशन। तो एल्केन्स फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं, क्योंकि ये फ्यूल की तरह क्यों यूज होते हैं, क्योंकि कंबशन मतलब इनकी जब बर्निंग होती है तो इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कैन बी, देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। तो जो कंप्लीट कंबशन होता है एल्केन्स का, तो नॉर्मली व्हाट प्रोडक्ट्स वी गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, तब यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज पॉइजनस गैस। जब कंप्लीट कंबशन होगा, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड व्हेन देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन वी, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब, देन वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ व्हेन ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, मतलब थोड़ी सप्लाई आपने दी है, तो कंबशन तो होगा, ठीक है, लिमिटेड। और जब एक्सट्रीमली लिमिटेड है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट आप दे रहे हो ऑक्सीजन का कंबशन के लिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन एंड वाटर इज द प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स, अल्काइंस, एरीन्स also undergo complete and incomplete combustion depending on the availability of oxygen. Unlimited supply तो complete combustion, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है प्लस वाटर बनेगा। एंड अगर एक्सट्रीमली लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन एंड वाटर बनेगा, ठीक है। अम्म, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कंबशन में निकलती है, इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस एंड कीप इट ट्रैप्ड। इससे क्या होता है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो IR रेडिएशन है उनको ट्रैप्ड रखती है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो
अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वो जो 0.03% है, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। और बढ़ेगा कैसे? जब पोल्यूशन होगा, दैट मीन्स इफ यू बर्न टू मच ऑफ फॉसिल फ्यूल, देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और प्लस अगर आप पेड़ वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली अगर बढ़ गया तो धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। दैट इज वाई बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स इज कंसिडर्ड अ ग्लोबल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एमिटेड ड्यूरिंग द कंबशन is a greenhouse gas and causes the rise in temperature। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल रही है, वो है एक पॉइजनस गैस, जो कि आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है। और अगर अनबर्न कार्बन एक्सट्रीमली लिमिटेड सप्लाई में कंबशन होता है, तो अनबर्न कार्बन विच इज रिलीज इनटू द एयर acts as a particulate matter, है ना, and it is having direct effect on the health of human respiratory system. In addition, these particles contribute to global dimming in the form of smog। स्मोक एंड फॉग मिलके स्मॉग बन जाता है ठंड के दिनों में, जो कि रेस्पिरेटरी इश्यूज और विजिबिलिटी के इश्यूज पैदा करता है। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हाट alkenes undergo is the combustion reaction। second is halogenation। halogenation is the substitution reaction। substitution मतलब एक न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो न्यूक्लियस लविंग प्रोडक्ट हैं उसमें से एक्चुअली ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसमें एक वन ग्रुप सब्स्टिट्यूट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर ग्रुप, है ना। अब जैसे कि अब हाइड्रोकार्बन, हमको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्ट करता है? हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि जैसे कि इसमें CH4 है, तो वन ऑफ द H इज रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द Cl। ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3Cl एंड HCl। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और कंटिन्यूसली चलती रहती है एज लॉन्ग एज सनलाइट इज अवेलेबल। इसमें क्या होता है? दिस इज द दिस रिएक्शन is proceeded by the this is a free radical substitution reaction। ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है कि हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड जैसे Cl है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये शेयर्ड पेयर से बन रहा है। तो जब फिशन जो होगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी पड़ेगी नए बॉन्ड बनने के लिए। इस फिशन के टाइम पे दोनों जो क्लोरीन एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो वी गेट टू क्लोरीन स्पीशी हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विच वाज अर्लियर बॉन्डेड। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसमें कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और विच इज अवेलेबल फॉर द फर्दर रिएक्शन। और ये काफी रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं फ्री रेडिकल्स, और आगे फर्दर रिएक्शन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? तो पहले Cl2 जो है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में मैंने बोला Cl और Cl का जो शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो हमारे पास 2Cl फ्री रेडिकल्स बने। ठीक है। अब ये Cl फ्री रेडिकल जो कि बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी है, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप जो है प्रोपेगेशन का स्टेप है, तो ये फर्दर नए फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा। Cl free radical is attacking alkane, that is methane here, and generating one more free radical, that is methyl free radical। Methyl free radical further attack Cl2 to form one more Cl free radical। ठीक है।
अब जो मैंने बोला कि जब तक सनलाइट अवेलेबल है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो CH3Cl जो हमारा ऑलरेडी बन चुका था, इसके ऊपर ये Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा और एक और नया फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये जो नया फ्री रेडिकल है वो अगेन CH2 पे अटैक करेगा और एक और नया क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। रिएक्शन ऐसे होता है। तो दिस इज द प्रोपेगेशन स्टेप। एज लॉन्ग एज सनलाइट इज अवेलेबल नए नए फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था इसने CH4 को अटैक किया, फॉर्मिंग वन मोर फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। ठीक है। तो इसमें से एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और जो एक और क्लोरीन है वो अटैच हो गया। जो नया फ्री रेडिकल बना था उसने अगेन जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसको अटैक किया और उसके साथ अटैच होकर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट किया। इस तरह से ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि जो ओरिजिनल CH4 है उसके सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक एक करके रिप्लेस नहीं हो जाते। जब वो रिप्लेस हो जाते हैं तो रिएक्शन स्टॉप होती है, हो जाती है। तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि आप के लिए सनलाइट अवेलेबल है और आप नए फ्री रेडिकल्स बनाते जाते हैं। तो अब क्या है कि हमें इस रिएक्शन को टर्मिनेट भी करना है, कहीं तो ये एंड होनी चाहिए। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, जितने भी फ्री रेडिकल सिमिलर टाइप के, वो मिलके एक मॉलिक्यूल सेट बना लेते हैं और ये रिएक्शन एंड हो जाती है। दिस कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। डन। अगला है एल्कीन्स। एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n इस जनरल फॉर्मूला। पहला मेंबर है एथीन, C2H4। CC के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ देख सकते हो। दूसरा है C3H6, CnH2n। थ्री C की जगह रखा तो H हो जाएगा 6। ठीक है। थर्ड है C4 ब्यूटीनस, C4H8। तो पहला मेंबर इसका एथीन है जो कि दो कार्बन मॉलिक्यूल है। जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इसमें सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, सी सिंगल बॉन्ड H भी प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड होता है जो कि आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, दैट इज वाई दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो एल्कीन्स जो है मेनली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सपोज जैसे कि एक एल्कीन है, ये एल्कीन है, इथाइलिन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करना है। हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमारे पास दो स्पीशीज जनरेट हुई और यहाँ का ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट टूट गया, तो यहाँ पर भी दो बॉन्ड जनरेट हुए, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो हमारा फाइनल क्या होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। तो एथाइलिन को इथाइन इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यू कैन कन्वर्ट इथाइलिन इनटू इथेन। ठीक है। अगला है हमारा, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अगेन इसी मेथड से यूज होगा। ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन इस पे अटैच हो जाएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका हम नाम कैसे देंगे। ये हमारी चेन है, नंबरिंग कर दी 1 2। 1 और 2 पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है, तो 1, 2 डैश डाई ब्रोमो इथेन। और इसका कलर नोट कर लो, विच इज कलरलेस। तो ब्रोमीन विच इज रेडिश ब्राउन कलर की होती है, व्हेन एडेड टू
ethylene becomes colorless. The product is colorless. So uh, this is one of the tests given by the double bonded molecule, is that when bromine, which is brown in color originally, when added to a double bonded compound, become it becomes colorless because of the addition reaction. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स. हाइड्रोजन हेलाइड मतलब HCl, HBr. हाइड्रोजन और हेलोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हाइड्रोजन हेलाइड बोलते हैं. ये जब अटैच होते हैं डबल बॉन्ड से तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन. ये देखिए किस तरीके से होता है. हाइड्रोजन हेलाइड में HBr है. Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो जो इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सारा एक ही तरफ शिफ्ट हो जाता है, Br की तरफ. तो Br कंटेन्स डेल्टा नेगेटिव एंड H कंटेन्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी जो बॉन्ड टूटा. ठीक है. अगर शेयर्ड पेयर, एक मिनट, शेयर्ड जो बॉन्ड टूटा, इन द जब बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग हाइड्रोजन हेलाइड, तो इस बॉन्ड के भी में भी ठीक है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ शिफ्ट हो गए. अब क्या है, ये बॉन्ड, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो टूट चुका है. हमारे पास दो वैलेंसीज जनरेट हुई हैं. तो जो Br नेगेटिव है वो एक एंड पे अटैच हो जाएगा और जो H पॉजिटिव है वो एक एंड पे अटैच हो जाएगा. हमारा प्रोडक्ट ये बन गया. इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, दैट इज ब्रोमो इथेन. ठीक है. एडिशन ऑफ वाटर अगला हमारा है. अगला स्टेप है एडिशन ऑफ वाटर. अच्छा, इसमें भी है, अगर हमारे अभी तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था. अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैच करना है तो मार्कोनिकॉव्स रूल को रूल अप्लाई करना पड़ता है. एसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ये. ठीक है. ठीक है. तो क्या होता है इसमें, अब मुझे अगर अटैच करना है HBr का, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल acquire a नेगेटिव चार्ज. दिस acquires a पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें क्या होता है कि जो जो आपको ग्रुप ऐड करना है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस. तो जो Br है वो हमेशा इधर पर अटैच होगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा. तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि जो अटैचिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है will get attached to the part of the double bond where number of hydrogen is less. ठीक है. तो product is 2 bromo propane. Done. This is for the asymmetrical alkenes. Okay. Again addition of water. Addition of water भी सिमिलर तरीके से ही होता है कि अगर asymmetrical alkene हो तो it will follow Markovnikov's rule, otherwise it will get attached simply. और alkene के ऊपर जब वाटर का एडिशन होता है तो अल्कोहल्स बनते हैं. एडिशन ऑफ वाटर, यू गेट अल्कोहल. मेथड सेम है. किस तरीके से अटैच हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर इज HOH, एक एंड पे H अटैच हो गया, एक एंड पे OH अटैच हो गया. वी गेट HOH दैट इज अटैच टू द एल्कीन और हमें मिल गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल. Alkenes undergo polymerization also.
और क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होते हैं और इनसे जो पॉलीमर्स बनते हैं, मतलब रिपीटेडली एल्कीन्स की यूनिट एन यूनिट मतलब उनका काउंट भी नहीं है, अटैच हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। कॉमन पॉलीमर्स का जो कि एल्कीन से बनते हैं वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पीटीएफई, जो कि हम पॉलीमर के चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से डिटेलिंग कैसे बनते हैं। अभी आप नाम याद कर लें। तो समरी क्या है कि एल जो एल्केन एल्कीन है, एल्कीन एल्कीन जब एडिशन रिएक्शन शो करती है तो उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हमें मिलता है एल्केन। तो एल्कीन से एल्केन बनाने का तरीका क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अगर एल्कीन में आप वाटर ऐड करोगे तो यू विल गेट अल्कोहल। अगर एल्कीन में आप हेलोजन यू ऐड करोगे तो यू विल गेट हेलो एल्कीन्स। और अगर एल्कीन में आप अगर एल्कीन में आप हेलोजन ऐड करोगे, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐड करोगे तो आपको मिलेगा डाई हेलो एल्कीन। और एल्कीन में अगर आप हेलोजन हाइड हेलोजन हेलाइड्स यूज करो ऐड करोगे तो यू विल गेट हेलोजेनो एल्केन्स, है ना, HCl ऐड हो जाएगा। हम्म। तो ये थी समरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।